इस सुपर हीरो कहानी की शुरुआत होती है वेयर्स नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो किसी अलग ही प्लेनेट पर मौजूद थी जहाँ के लोगों को ग्रीस कहा जाता था। वेयर्स के तो सर में से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, लेकिन उसका रंग लाल नहीं होता, बल्कि वो तो ग्रीन टाइप का होता है। ग्रीस के सामने तो उसकी एक साथी उसे बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई कर रही थी, लेकिन ग्रीस को याद ही नहीं आता कि आखिर ये कौन है। तभी अचानक वेयर्स के सामने एक अजीब टाइप का एलियन आ जाता है, जो इंसान तो था ही नहीं, सिर्फ उसके हाथ पैर इंसानों जैसे होते हैं। उस ग्रीन कलर की एलियन ने बिना कुछ सोचे समझे वेयर्स के ऊपर गोली चला दी, जिसके तुरंत ही बाद वेयर्स अपने गहरे सपनों के अंदर से उठ जाती है, जिसका मतलब ये था कि वेयर्स तब से सपना दिख रही थी जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन यहाँ वेयर्स के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा होता है और उसे कुछ भी याद नहीं रह रहा था, जैसे कि उसकी सारी यादें चली गई होती है। थोड़ी देर बाद वेयर्स के पास उन सभी का एक लीडर आता है, जिसने वेयर्स को सारी बातें बताई कि उसकी याददाश्त खो चुकी है और उसे अब सारी चीजें वापस से शुरू करनी पड़ेंगी। लीडर तो वेयर्स को बहुत सारी फाइटिंग टेक्निक सिखाता है, जिससे कि वो अपना प्रोटेक्शन ठीक से कर सके। अब लीडर वेयर्स को उस सिक्योरिटी पावर के पास लेकर जा रहा था जो इस पूरे प्लेनेट की रखवाली करती थी। उन्होंने ही इस पूरे प्लेनेट को बनाया और आगे लेकर गए। लीडर वेयर्स को बताता है कि जिस सिक्योरिटी पावर के यहाँ हम जा रहे हैं उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर तुम जिस तरीके से उनको सोचोगी वो उस तरीके से तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। वेयर्स अब सिक्योरिटी पावर की बड़े से महल में चली जाती है। वेयर्स के सामने तो वही बूढ़ी औरत थी जिसे कि उसने अपने सपनों में देखा था। दरअसल यही सिक्योरिटी पावर होती है जिन्होंने वेयर्स के यादों के अकॉर्डिंग अपना रूप धारण कर लिया था। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पावर बताती है कि हमारा प्लेनेट बहुत ही ज्यादा खतरे में है, क्योंकि वो ग्रीन कलर के खतरनाक क्रीपर्स लगातार सारे प्लेनेट पर कब्जा करते जा रहे हैं और अब उनकी नजर हमारे प्लेनेट पर है। अगर हम सब अपने काबिल सैनिकों को एकजुट करके नहीं लड़ेंगे तब हम सब का अंत हो जाएगा। ये सारी क्रीपर्स किसी का भी भेष बदलने में बहुत ही ज्यादा सक्षम थे, जो ब्रह्मांड के अलग अलग प्लेनेट में जाकर वो उसे डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहे होते हैं। हमें जल्द से जल्द इन सारे क्रीपर्स को पकड़कर खत्म करना होगा। इसीलिए अब वेयर्स ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लीडर और अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ निकल पड़ती है एक मिशन के लिए। लीडर ने बताया कि हमें अपने एक जासूस को उन क्रीपर्स की कैद से छुड़ाना होगा। इसीलिए अब देखते ही देखते वो सारे लोग क्रीपर्स के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए सभी लोग उस अड्डे के अंदर जाकर चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं। लकीली थोड़ी दूर पर वेयर्स को वो जासूस मिल गया था जिससे कि वो छुड़ाने लग गई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि क्रीपर्स की एक बहुत ही बड़ी टीम ने उसके दोस्तों पर हमला कर दिया है। डरा देने वाली बात तब हुई जब वेयर्स को ये एहसास हुआ कि ये कोई उसका जासूस दोस्त नहीं है, बल्कि ये तो उन क्रीपर्स का सरदार था जिसने कि उस जासूस का रूप धारण किया होता है। और अब उस क्रीपर ने वेयर को जोर से मारकर बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब वेयर्स ने अपनी आंखें खोली तब वो अपने हाथ और पैरों दोनों को ही बंधा पाती है। दरअसल क्रीपर्स का सरदार और उसकी पूरी टीम वेयर्स को अपने स्पेसशिप में लाकर उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रही होती है। क्रीपर्स के सरदार को वेयर्स की दिमाग से कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जिसका वो अपने फायदे के लिए यूज कर सके। इसीलिए अब क्रीपर का सरदार अपने लोगों से कहता है कि वेयर्स की पुरानी यादों में जाकर देखो कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इन सारी चीजों की वजह से वेयर्स को अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है, जैसे कि वो कुछ सालों पहले एक पायलट होकर पृथ्वी पर रहा करती थी। वेयर्स को अपनी वही बूढ़ी दोस्त दिखाई देती है जो उसी के साथ मिलिट्री फोर्सेस में काम किया करती थी। क्रीपर्स का सरदार कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से लाइट स्पीड इंजन की सारी सोच इसके दिमाग से निकालनी है। इसीलिए वो सब लगातार वेयर्स के दिमाग में चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वेयर्स अपने बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। वो तुरंत उन सारी ग्रीन क्रीपर्स की कैद से आजाद होकर उन सभी को मारने लगी थी। वेयर्स डायरेक्टली उन क्रीपर्स के सरदार के पास पहुंचकर पूछती है कि आखिर तुमने मेरे दिमाग के साथ क्या छेड़छाड़ की। तब जाकर सरदार बताता है कि मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए, मैंने सिर्फ तुम्हारे पास्ट की कुछ चीजें देखी। वेयर्स नहीं समझ पाती कि आखिर वो सारी विजयस जो उसे आए थे वो रियल थी या फिर फेक। और अब यहाँ क्रीपर्स ने अपनी पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। सारी क्रीपर्स एक दूसरे स्पेसशिप में जाकर खुद को बचा रहे थे। वेयर्स जिस छोटे स्पेसशिप में बैठी हुई थी वो डायरेक्टली एक दूसरे प्लेनेट पर आ जाती है। ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी थी। वेयर्स का स्पेसशिप लैंड होने के कारण पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके कारण वो अकेले अपने घर पर वापस नहीं जा सकती। वेयर्स कैसे भी करके अपने टीम के लीडर से कांटेक्ट करती है और उन्हें यहाँ आने के लिए कहती है, लेकिन लीडर ने बताया कि हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए टोटल 24 घंटों का समय लगेगा, इसीलिए तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, हम जल्द से जल्द पहुँच रहे हैं। थोड़ी देर में वेयर्स के पास 2 खुफिया एजेंट आ जाते हैं जो स्टील नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करते थे। उनमें से निक फ्यूरी नाम का एक एजेंट वेयर्स से पूछता है कि आखिर तुम कौन से ग्रह से हो।
तब जाकर वेयर्स ने बताया कि मैं ग्रीन नाम की प्लेनेट से बिलोंग करती हूँ। निक फ्यूरी के ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है पृथ्वी पर आने वाले अजीब टाइप के एलियंस और लोगों को पूछताछ करना और उन्हें इंसानों को तकलीफ ना पहुंचाने देना। तभी अचानक वेयर्स को एक क्रीपर दिखाई दी जाता है, इसीलिए वो लगातार उसका पीछा करने लगी थी। उस क्रीपर ने तो अपना चेहरा इंसानों की जैसा बदल लिया था और एक ट्रेन में चला गया होता है। वेयर्स तो लगातार वहाँ तक उसका पीछा करती है। बहुत ही जल्द वेयर्स ने पहचान लिया था कि क्रीपर ने एक बुरी औरत का रूप धारण किया है, इसीलिए वो अब लगातार ट्रेन के अंदर ही उसे मारने लगी थी। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। तभी अचानक उस क्रीपर की जेब में से एक छोटा सा मेमोरी डिवाइस नीचे गिर गया था। वेयर्स तुरंत ही उस मेमोरी डिवाइस को उठाने लग जाती है और वो क्रीपर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी अपने साथी दोस्त के साथ उस लगातार ट्रेन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में निक फ्यूरी का वो पार्टनर उसे कॉल करके कहता है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले जो आपने लेने के लिए कहा था। निक फ्यूरी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि कॉल पर जो उसका साथी है, तब उसके कार में उसका हमशक्ल कौन बैठा है। तब जाकर ये रिवील हुआ कि निक फ्यूरी के साथ जो उसका साथी बैठा था वो एक क्रीपर होता है, जिसने की अपना रूप चेंज कर लिया था। निक फ्यूरी और उस क्रीपर के बीच लगातार हाथापाई होने लगी थी कार के अंदर, लेकिन अब निक फ्यूरी ने खुद को बचाने के लिए अपने कार का एक्सीडेंट करा दिया होता है, जिससे कि उस क्रीपर की जान चली गई। निक फ्यूरी को भी थोड़ी सी चोट लगती है, लेकिन वो कैसे भी करके उस क्रीपर को अपने लेबोरेटरी में लेकर आ गए थे। अब उस जगह पर निक फ्यूरी का बॉस आकर कहता है कि इस बात के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, हमें इस एलियन के ऊपर जितनी हो सके उतनी एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और जो भी रिपोर्ट्स आएगा तुम सबसे पहले मुझे दिखाना। ये कहकर उनका बॉस वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ वेयर्स के पास वही मेमोरी डिवाइस होता है जिसे कि वो अपने हाथ में बने हुए मशीन के अंदर डाल देती है। सारी इंफॉर्मेशन डिकोड होने के बाद उसके अंदर से एक बार का नाम लिखा हुआ आ रहा था, इसीलिए वेयर्स डायरेक्टली उस बार में चली गई थी कि शायद उसे वहाँ कुछ पता चल सके। अंदर जाते ही वेयर्स को अजीब तरीके की यादें आने लग जाती है, जैसे कि वो यहाँ अपना बहुत सारा समय पहले भी गुजार चुकी है। अब उस जगह पर निक फ्यूरी भी आ जाते हैं जो वेयर्स की मदद करना चाहते थे। वेयर्स तो एक पोस्टर में एक फाइटिंग जेट को देखकर कहती है कि मुझे यहाँ पर जाना है, इसीलिए अब निक फ्यूरी वेयर्स को लेकर डायरेक्टली सोल्जर्स की उस अड्डे पर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे फाइटिंग जेट्स रखे हुए थे। निक फ्यूरी शील्ड के लिए काम करते थी, इसीलिए उन्हें अंदर आने दिया जाता है। अब निक फ्यूरी और वेयर्स दोनों रिपोर्टिंग एरिया में आकर सारे डॉक्यूमेंट्स देखने लगे थे, क्योंकि वेयर्स ने निक फ्यूरी से लाइट स्पीड इंजन के बारे में बात की होती है। वेयर्स ने जब लगातार उन सारे डॉक्यूमेंट्स में लाइट स्पीड इंजन के बारे में पता किया, तब जाकर उसे पता चला कि डॉक्टर वेंडी लॉसन नाम की एक सोल्जर ने उसका इन्वेंशन किया था, लेकिन वो गलत हाथों में ना पड़ जाए इसीलिए वो उस डिवाइस को लेकर चली गई थी। लेकिन जब वेयर्स लाइट स्पीड इंजन के फॉर्मूलेस को देखती है, तब ये किसी अलग ही भाषा में लिखी गई थी। वेयर्स समझ जाती है कि ये भाषा तो ग्रीक के लोग यूज करते थे, यानी कि डॉक्टर वेंडी लॉसन कोई इंसान नहीं बल्कि एक ग्रीक थी। उस रिपोर्ट के अंदर एक और सोल्जर के बारे में लिखा होता है जो कि पास ही में रहती थी, इसलिए अब वो दोनों ने डिसाइड किया कि वो उस जगह पे जाकर कुछ पूछताछ करेंगे। अब निक फ्यूरी को उसका बॉस कॉल करता है और उसके पास आने के लिए कहता है। निक फ्यूरी को लग रहा था कि बॉस शायद रिपोर्ट मांगने आए हैं, इसीलिए वो दोनों एक लिफ्ट के अंदर मिलकर कुछ बातें करने लग गए थे। लेकिन यहाँ निक फ्यूरी को कुछ समय बाद समझ में आ जाता है कि ये उसका बॉस नहीं है बल्कि एक क्रीपर है जिसने की भेष बदला हुआ है। बाहर निकलने के बाद उस क्रीपर ने तो निक पर हमला कर दिया था और वो उसकी जान लेता। इससे पहले वेयर्स उस जगह पर आकर क्रीपर को मार के दूर फेंक देती है, जिसके बाद वेयर्स और निक तुरंत ही भागते हुए उस दूसरी सोल्जर के पास चले गए थे जिसके बारे में रिपोर्ट्स में लिखा हुआ था। उस लेडी का नाम लिया होता है, जो वेयर्स को बता रही होती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, हम दोनों साथ ही में काम करते थे और उसने तो डॉक्टर वेंडी लॉसन को आखिरी बार देखा था। दरअसल डॉक्टर वेंडी लॉसन जिस फाइटिंग जेट से यहाँ से भागी थी उसे और कोई नहीं बल्कि वेयर्स ही चला रही होती है। लिया को लगा था कि डॉक्टर के साथ वेयर्स भी मारी गई, लेकिन तुम तो पूरी तरीके से सही सलामत हो। वेयर्स को लिया की कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रही है, क्योंकि वेयर्स की तो सारी यादें एकदम से जा चुकी है। उसे इतना भी नहीं पता होता कि वो शुरुआत पे अर्थ पे ही रहा करती थी। थोड़ी देर बाद वेयर्स के पास क्रीपर का वही सरदार आ जाता है जो कह रहा था कि मैं तुमसे लड़ाई करने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें उस समय की रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ जिस समय तुम डॉक्टर वेंडी लॉसन के साथ फाइटिंग जेट में मौजूद थी। अब वो क्रीपर के सरदार ने ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी होती है जिसमें कि डॉक्टर वेंडी लॉसन कह रही थी कि हम लेबोरेटरी में जा रहे हैं जिसी की मैंने सीक्रेटली बनाया था और हमारे पास लाइट स्पीड इंजन की टेक्नोलॉजी है जिसी की गलत हाथों में लगने से बचाना है।
ये सारी बातें सुनते ही वेर्स को अपनी पास्ट की सारी यादें आ जाती हैं, जिसमें कि वो उसी सीन को इमेजिन कर रही थी जब वो अपने फाइटिंग जेट में डॉक्टर वेंडी लॉसन के साथ मौजूद होती है। वो जैसे ही लाइट स्पीड इंजन को अपने फाइटिंग जेट में लेकर जा रहे थे, तभी अचानक उनके ऊपर कोई दूसरी स्पेसशिप हमला कर देती है। डॉक्टर वेंडी लॉसन बहुत ही ज्यादा घायल होकर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। तब जाकर उन्होंने वेर्स को बताया कि मैं पृथ्वी से नहीं हूँ, मैं एक ग्रीन नाम की प्लेनेट से बिलोंग करती हूँ जो यहाँ से कई लाइट ईयर्स दूर है। मेरे पास जो लाइट स्पीड इंजन है वो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिससे कि अनलिमिटेड पावर सोर्स जनरेट किया जा सकता था, लेकिन तुम्हें इसे किसी भी हालत में गलत हाथों में लगने से रोकना होगा। अब डॉक्टर वेंडी लॉसन ने सोचा कि मैं इस पावर सोर्स को डिस्ट्रॉय ही कर देती हूँ। वो जैसे ही पावर सोर्स की तरफ गोली चलाने वाली थी, और तभी किसी आदमी ने पलटवार करके डॉक्टर वेंडी लॉसन को ही गोली मारकर जान से खत्म कर दिया। अब ये पूरा ही सीन वेर्स अपने सपनों में कई बार देख चुकी थी। वेर्स बंदूक उठाकर उस पावर सोर्स की पर पॉइंट कर देती है। सामने से एक आदमी आ रहा होता है जिसका वेर्स ने अपने सपनों में कभी चेहरा देखा ही नहीं होता, लेकिन इस बार वो उसका चेहरा साफ साफ देख पा रही थी। वो कोई क्रीपर नहीं होता, बल्कि उसका लीडर था जो उसके प्लेनेट पर वेर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। यानी कि लीडर ने वेर्स को धोखा दिया है, इसीलिए अब वेर्स बिना कुछ सोचे समझे उस लाइट इंजन पर फायर कर देती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। लेकिन गलती से लाइट स्पीड इंजन की अनलिमिटेड पावर्स वेर्स के बॉडी में लगातार जाने लगी थी। उतनी बड़ी तबाही होने के बाद जब लीडर वेर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब वो एकदम से रुक गया था, क्योंकि अब लाइट स्पीड इंजन की सारी एनर्जी वेर्स की बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी होती है, और अगर उन लोगों ने वेर्स को कंट्रोल कर लिया तब वो अनलिमिटेड एनर्जी का यूज कर सकते थे। इसीलिए लीडर ने उस वक्त वेर्स की सारी यादें मिटा दी और उसे अपने प्लेनेट ग्री पर लेकर आ गया। यहाँ पर वेर्स को सारी बातें समझ में आ जाती है कि कैसे लीडर और ग्री की सिक्योरिटी पावर ने उन्हें धोखा दिया है। इसीलिए अब वेर्स क्रीपर्स की सरदार के साथ मिलकर कुछ बातें करते रहती है। क्रीपर्स का लीडर बताता है कि सारी चीजें उन ग्रीस के लोगों ने ही की थी। उन्होंने मिलकर हमारे प्लेनेट वालों पर हमला कर दिया था और सारे मेंबर्स को मारने लगे थे। इसीलिए मुझे उन ग्रीस से फाइट करने के लिए लाइट सोर्स इंजन की तलाश थी। लेकिन अब उस सरदार को भी पता है कि लाइट स्पीड इंजन की सारी पावर्स वेर्स के बॉडी में मौजूद है, और उसका कुछ पोर्शन डॉक्टर वेंडी लॉसन की एक सीक्रेट लेबोरेटरी में मौजूद हो सकता है। इसीलिए अब क्रीपर्स का वो सरदार अपनी स्पेसशिप बुलाता है, जिसके अंदर निक फ्यूरी, लिया और वेर्स बैठकर निकल पड़े थे डॉक्टर वेंडी लॉसन की एक लेबोरेटरी में। वहाँ पहुँचने पर उन सभी को डॉक्टर वेंडी लॉसन की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देते हैं। वहाँ पर तो क्रीपर्स का सरदार जाकर अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाता है, क्योंकि डॉक्टर वेंडी लॉसन ने उन सभी को छुपाकर यहाँ पर रखा था, ताकि ग्री यानी कि लीडर की लोग यहाँ पर पहुंचकर उन्हें मार न सके। वेर्स को तो वहाँ पर डेजरेट क्यूब नाम का एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स मिलता है, जो कि उसी लाइट स्पीड इंजन से बनाया गया था। वेर्स उसे अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लीडर अपनी पूरी सैनिकों के साथ आ जाता है हमला करने के लिए। उसने तो बड़ी चालाकी से वेर्स के गले पर एक ऐसा छोटा डिवाइस लगा दिया था, जिससे कि वो सब वेर्स के अंदर मौजूद सारी ताकतें कंट्रोल कर सकते थे। अब वेर्स डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है सिक्योरिटी पावर की दिमाग से, जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर वेंडी लॉसन की चेहरे में ही दिखाई दे रही थी। यहाँ पर सिक्योरिटी पावर समझा रही होती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो पावर्स मौजूद है उन्हें अनलॉक करने की जरूरत थी। अगर तुम अपने उन पावर्स पर भरोसा करोगी तभी वो बाहर आएंगे। थोड़ी देर में ही वेर्स को पता चल जाता है कि उस छोटी डिवाइस की मदद से ही उसे कंट्रोल किया जा रहा है। इसीलिए वेर्स ने उस डिवाइस को तोड़ दिया होता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। और अब ताज्जुब की बात यह होती है कि वेर्स के अंदर जो अनलिमिटेड पावर का सोर्स था, उसकी मदद से वो अपने बहुत सारे पावर्स को अनलॉक करने में कामयाब हो जाती है। वो तो अब पूरी तरीके से कैप्टन मार्वल बन चुकी थी। वेर्स अपनी पावर्स की मदद से लीडर के सारे आदमियों को दूर फेंक देती है, और अब वो लीडर को लगातार मारते हुए उससे डेजरेट क्यू लेकर उसे निक फ्यूरी को दे देती है, जिससे कि वो एक बिल्ली के मुंह के अंदर डाल देता है। वो बिल्ली कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं होती, बल्कि वो तो एक क्रिएचर थी जिसके पेट में डेजरेट क्यू एकदम सही सलामत होगा। अब वो शिप इतनी ज्यादा पावर्स ना झेलने के कारण डिस्ट्रॉय होने वाली थी। इसीलिए वेस्ट लिया और निक को कह देती है कि तुम छोटी वाली स्पीड शिप में बैठकर पृथ्वी पर वापस लौट जाओ। वेस्ट में तो लीडर के सारे आदमियों को एक ही बार में खत्म कर दिया था, और अब वो बड़ी सी स्पेस शिप भी पूरा डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। पर अब तो लीडर भी एक दूसरी स्पेस शिप लेकर निक और लिया की स्पेस शिप का पीछा करने लगा था। वेयर पूरी कोशिश करती है कि वो निक और लिया को बचा कर रखे,
इसीलिए वो लगातार लीडर के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन झटका लगने के कारण वेयर्स अचानक नीचे गिरने लग जाती है। अगर वो इसी तरीके से जमीन पर गिरेगी तब उसकी बॉडी पूरी तरीके से चकनाचूर हो सकती थी। लेकिन वेयर्स फिर से अपने आप पर भरोसा करके उंगली की ताकत को एक्सप्लोर करती है। वेयर्स तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से हवा में उड़ने लगी थी, जिससे कि वो सबसे पहले लीडर की स्पेसशिप को जाकर डिस्ट्रॉय करती है। वो लीडर तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। तभी अंतरिक्ष में हमें दो एलियंस दिखाए जाते हैं जो गीक प्लैनेट से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने देखा कि हमारे लोग हार रहे हैं, इसीलिए वो अपने बहुत सारे स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी पर लगातार हमला करते जा रहे थे। लेकिन अब उन सभी की कुछ नहीं चलने वाली, क्योंकि कैप्टन मार्वल ने अपनी आधी से ज्यादा पावर्स को अनलॉक कर लिया होता है। वेयर्स जो कि कैप्टन मार्वल होती है, वो उन सारे मिसाइल्स को लगातार डिस्ट्रॉय करते जाती है। अब यहाँ उन दोनों एरियाज को कैप्टन मार्वल की पावर्स के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पृथ्वी पर हमला न करके वापस लौट जाएंगे। कैप्टन मार्वल यानी कि वेयर्स भी पृथ्वी पर वापस आ जाती है। वेयर्स ने तो लीडर को हराते हुए उसे वापस स्पेसशिप के अंदर भेज दिया था, जिससे कि वो ग्री प्लेनेट पर वापस जाकर ये मैसेज दे सके कि पृथ्वी और इंसानों पर हमला करने की कोई जरूरत भी मत करना, क्योंकि कैप्टन मार्वल अब आ चुकी है। वेयर्स तो अब अपने बहुत ही अच्छे दोस्त निक फ्यूरी के पास चली गई थी, जैसे कि वो एक छोटा सा डिवाइस देती है। जब वेयर्स ने कहा कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम इसे दबा देना, चाहे मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में रहूंगी, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। निक फ्यूरी ने तो उस क्रिएचर बिल्ली के मुंह से डेजरेक्ट क्यों निकाल लिया होता है, लेकिन वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उसने अपने नुकीले पंजों की मदद से निक फ्यूरी का एक आंख फोड़ दिया होता है, जिससे कि निक फ्यूरी एक ताना बन चुका था। और हमारी ये अमेजिंग और सुपर हीरो वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।